से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वचन की जो उन्होंने अपने दूसरे लॉकडाउन के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले हमारा ये मंत्र था कि जान है तो जहान है, लेकिन अब हमने अपने इस मंत्र को बदला है कि जान भी और जहान भी। इस बीच गरीब आदमी किस पीड़ा, किस दर्द और किस तकलीफ से गुजर रहा है उसका आप अंदाजा लगाइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब कैमरों के सामने आते हैं तो कैमरों के सामने वो क्या कहते हैं मालूम है? तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात ने ये कर दिया, तबलीगी जमात की वजह से ये हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर अपना काम खुद करते और जो पुलिस का काम था वो पुलिस को करने देते, पुलिस के काम की जिम्मेदारी भी खुद नहीं ले लेते, तो आज महक की वो हालत नहीं होती और उसके नवजात शिशु की जो हालत हुई है। महक, उसका नवजात शिशु लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई है, वो चल नहीं पाए, वो जा नहीं पाए, जिसकी वजह से आज हालत क्या है महक की? आज महक की हालत ये है कि वो उसको वक्त का खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, उसका दूध नहीं उतर रहा है, वो उस पानी पी पी करके अपने बच्चे की परवरिश करने की कोशिश कर रही है। पंखे झल रही है, खुले आसमान के नीचे एक छत भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी। मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ सौरभ शुक्ला एनडीटीवी के पत्रकार को, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पूरी हिम्मत के साथ अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस महक की तस्वीर दिखाई, उसका दर्द दिखाया। मैं रोगी मीडिया के लिए बताना चाहता हूं कि महक मुसलमान नहीं है, जो आप हर चीज़ में मुसलमान 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 एंगल डाल करके पूरे माहौल को, इवन पूरी दुनिया कह रही है कि आप कोरोना को कम्युनलाइज मत करिए, लेकिन हमारा रोगी मीडिया उसको कम्युनल एंगल देने में लगा हुआ है। बांद्रा में कल जब पब्लिक भीड़ जमा हुई तो उसको भी उसको मस्जिद नजर आ गई। अगर वहां मस्जिद नहीं होती तो रोगी मीडिया को शायद कुछ और मिल जाता, लेकिन वहां एक मस्जिद थी, इसलिए रोगी मीडिया ने उसको मस्जिद से जोड़ दिया। हम और आप किस युग में जी रहे हैं? आप सोचिए कि रोगी मीडिया ने अप्रैल की तारीख भी क्या बता दी मालूम है? 40 अप्रैल। रोगी मीडिया क्या कह रहा है कि तबलीगी जमात के 12 मरीज पाए गए, जिसमें से 24 कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी 12 लोग हैं, लेकिन कोरोना कितने को हुआ है? 24 को 12 में से। मतलब किस युग में रोगी मीडिया ने हमें पहुंचा दिया है। अफसोस और शर्म आती है उन लोगों पर जो डॉक्टरों पर हमला करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे फिर उसी मुद्दे की। मुख्यमंत्री जी आते हैं तबलीगी जमात कह करके, लेकिन सलाम करिए सौरभ शुक्ला को, जिन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार हैं, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ सच दुनिया को दिखाया। और अब सरकार की नींद जागी है और सरकार उन लोगों तक, महक के बहाने, सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट के बहाने दर्जनों लोगों तक अब दिल्ली सरकार का खाना पहुंचने लगा है। अफसोस और दुख होता है दिल्ली सरकार की नीतियों पर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, उसके बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल तक यानी 21 दिन का लॉकडाउन किया पूरी तरह से, जो एक कर्फ्यू की एक शक्ल था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 8 अप्रैल से उन लोगों को खाना मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब सोचिए और कैसे मिलेगा? वो रजिस्टर्ड कर लें वेबसाइट पर, अपनी एप्लीकेशन दें। मुख्यमंत्री जी, अगर ये इतने पढ़े लिखे लोग होते बेचारे तो आपके राशन का मोहताज नहीं होते, अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं राशन का कर लेते अगर उनको फॉर्म भरना आता और फॉर्म पे क्लिक करना आता। लेकिन चूंकि आपको तो तबलीगी जमात से फुर्सत नहीं है, तो आप और सारे काम कैसे करेंगे तबलीगी जमात में जो आपको मजा आता है? इसीलिए शायद इन लोगों का दर्द समझते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में आपातकाल राशन कार्ड जारी किए जाएं। ये उन सभी के लिए हों जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अनाज गोदाम में सड़ रहा है, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। अमानवीय। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि राशन की कमी नहीं है, खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है, लोगों तक पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए यकीनन। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता चिदंबरम ने कहा कि सरकार के पास है लेकिन सरकार देगी नहीं, सरकार नहीं देगी। इस बीच आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने कहा है कि भारत सरकार से अपील की। उन्होंने एक चैनल के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस करे, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में 2000 के आसपास ही टेस्ट हो पा रहे हैं। आबादी कितनी है? 23 करोड़, लेकिन
थैंक यू योगी जी कि आपने रोगी मीडिया के खिलाफ कम से कम एक्शन तो लिया, आपकी पुलिस जागी और जिस तरह से फर्जी और फेक खबरें रोगी मीडिया चला रहा था, आपकी पुलिस ने उनको तुर्की ब तुर्की यानी स्टेप बाय स्टेप जवाब दिया। जो काम मीडिया का था कि अफवाहों को काउंटर करता, अब उल्टा हो गया, मीडिया अफवाहें फैलाता है और पुलिस उसको काउंटर करती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप इस चीज़ को बढ़ाइए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके, लोगों को पता चल सके कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को कुचला जा सके, ख़त्म किया जा सके। गीता गोपीनाथन ने यह भी कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर तेज़ी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने माना कि डी ग्लोबलाइजेशन, कई देश कोरोना के बाद डी ग्लोबलाइजेशन की नीति अपना सकते हैं, यानी वो अपनी सरहदों को सीमित कर सकते हैं। जो एक दौर था मनमोहन सिंह के ज़माने में, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया था इकोनॉमी का, जिसके बाद दौलत का अंबार हुआ, दुनिया के मार्केट भारत के लिए खुले। लेकिन अगर डी ग्लोबलाइजेशन होता है तो यकीनन ये खतरे का संकेत है, खतरे की घड़ी है, क्योंकि उन्होंने साथ ये कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज, गीता गोपीनाथन ने कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है। मूर्तियों से काम नहीं चलेगा, अब उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा जिसमें पैसा बर्बाद होता है, मूर्तियां खड़ी की जाती हैं या सेतु बनाए जाते हैं, बल्कि ज़रूरत है हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत से मजबूत किया जा सके ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आप हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते वक्त यूट्यूब पर आप राइट साइड में घंटी वाला बटन पर क्लिक करें और सबसे ऊपर घंटी के बटन को क्लिक करके जो सबसे ऊपर निशान होता है उसको क्लिक कर दें, ताकि हमारे सारे प्रोग्राम आपको बिना किसी ब्रेक के फौरन पहुंचते रहें। आप बगैर किसी पैसे के मुफ्त में आप इसका फायदा उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।